कक्षा नाइन्थ के हम इकोनॉमिक्स में जो पहला चैप्टर आज पढ़ेंगे, नाम है पालमपुर की कहानी। और इस पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है और इस गांव में एक विकसित गांव के जो लक्षण होने चाहिए उन सभी लक्षणों को इस गांव में शामिल किया गया है। और हम इस पाठ के इस वीडियो के द्वारा हम पालमपुर के आर्थिक गतिविधियों को समझेंगे। नमस्कार। जैसे कि हर गांव में जो मुख्य आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो कृषि कार्य की होती हैं, यानी कि गांव में कृषि कार्य एक प्रमुख कार्य होता है गांव का, जिसमें कि खेती से जुड़े जो भी उसके उपादान हैं, चरण हैं, वो इसमें किए जाते हैं। और जैसे खेत तैयार करना, सिंचाई करना, बुआई करना, निराई गुड़ाई और उर्वरक का इस्तेमाल करना, फिर उसकी कटाई करना। तो जो भी गतिविधियाँ हैं खेती कार्य कृषि की वो गांव में होता है। उसके साथ साथ कुछ गैर कृषि कार्य भी गांव में किए जाते हैं, जैसे कि कृषि उत्पादन के आधारित और लघु स्तर पर विनिर्माण कार्य, यानी कि अगर गेहूँ है, उत्पादन है, आलू है, तो इसके आधार पर आटा चक्की हो सकता है, चिप्स बन सकते हैं। और उसके साथ साथ इनके साथ साथ तमाम सारी गतिविधियां जो कि छोटी छोटी दुकानें हो सकती हैं, साइकिल की दुकान हो गई, रिपेयर की दुकान हो गई, दवा की दुकान हो गई, उर्वरक की दुकानें हो गई, खाद बीज की दुकानें हो गई। तो इसके साथ साथ उस गाँव में गैर कृषि कार्य भी संचालित होते हैं। और जैसे कि हर गाँव की कहानी है, जो संपन्न लोग हैं वो बड़े उस गांव के बहुत बड़ी जो भूभाग है उसके स्वामी हैं। हालांकि इनकी संख्या कम होती है, गांव की जो कुल आबादी होती है उस आबादी के हिसाब से जो संपन्न स्वामी होते हैं उनकी संख्या तो कम ही होती है, आबादी कम होती है, लेकिन वो गांव के एक बड़े कृषि भूभाग के स्वामी होते हैं। और अधिकांश जो जनसंख्या होती है वो खेती मजदूरों की होती है। गांव में जो भी स्वामी होते हैं, बड़े बड़े उनके पक्के मकान होते हैं, आपने देखा ही है, ईंटों के मकान होते हैं, बड़े मकान होते हैं। जो ठेके मजदूर होते हैं उनके पास पक्के आवास नहीं होते हैं, झोपड़ी और घास फूस के घर बने होते हैं। कुछ ऐसे किसान होते हैं जिनके पास अपनी जोत है, अपनी ज़मीन है खेती करने की, लेकिन वो उस खेत का परिमाप जो है छोटा होता है। तो यह गांव की जो आबादी होती है इन लोगों में बटी होती है। संख्या कम है लेकिन भूभाग का स्वामित्व बड़ा है, संख्या ठीक ठाक है, लेकिन जो कृषि भूभाग है उसका 1/4 से लेकर 2/3 तक, 1/3 तक इनके पास होता है। और बाकी जो मजदूर होते हैं इनके पास छोटी सी खेती होती है या नहीं कि बराबर खेती होती है। और ये दोनों की खेतों में, इसमें भी और इसमें भी खेतों में एज ए दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं। तो हमको इस पाठ में आगे टॉपिक पे बात करनी है कृषि कार्य और गैर कृषि कार्यों दोनों के बारे में पढ़ना है कि गांव में कौन कौन सी गतिविधियां कृषि कार्य में आती हैं और कौन कौन सी गतिविधियां गैर कृषि कार्य में आती हैं। लेकिन दोनों जो कार्य हैं वो उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्पादन से संबंधित है। यानी कि उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है कि आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, ठीक है। उत्पादन के जो संगठन हैं उनके इस्तेमाल से जो मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं उनका उत्पादन करना उत्पादन का उद्देश्य होता है। तो अब ये हेडिंग हम पढ़ रहे हैं, उत्पादन को समझना है। गैर कृषि कार्य में और कृषि कार्य में दोनों उत्पादन को समझना है। तो सबसे पहली बात है जो संगठन है उत्पादन का, जो स्ट्रक्चर है प्रोडक्शन का, वो कैसे शुरू होता है, कैसे बनता है, हम इस बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे जरूरी चीज़ होती है भूमि, लैंड, जहाँ पर इस उत्पादन की इकाई को इस्टेब्लिश करना है, स्थापित करना है। इसके लिए कोई हवा में छत पे नहीं हो सकता, उसके लिए एक भूमि चाहिए। सबसे आवश्यक संगठन का पहला जो पार्ट है, कंपोनेंट है, वो है लैंड। उसके बाद आता है अगला कंपोनेंट जो आता है वो है श्रम, यानी कि उस भूमि पर श्रम के द्वारा, मानव श्रम के द्वारा उत्पादन को
उत्पादन की क्रियाओं का ऑपरेशन करना, परिचालन करना, ये होता है। श्रम में दो प्रकार श्रम हो सकते हैं। एक श्रम जो पढ़े लिखे यानी कि उसके स्किलनेस से, उसके पढ़ाई से, उसके प्रशिक्षण से, उसके शिक्षण से और गुणवत्ता से और कुशलता से जो श्रम किया जाए, एक पढ़े लिखे लोगों का श्रम हो जाता है। और एक होता है शारीरिक श्रम होता है, जो अपने श्रम के द्वारा, लेबर के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा किया जाए, यानी कि फिजिकल लेबर, शारीरिक श्रम। और ये मेंटल लेबर यानी कि आपकी गुणवत्ता, आपकी कुशलता, आपके ट्रेनिंग और प्रशिक्षण जो भी है, इस वो श्रम चाहिए। तो दो प्रकार का श्रम हो गए, एक गुणवत्ता कुशलता वाला श्रम, एक शारीरिक श्रम। दो श्रम यहाँ पर इसका कंपोनेंट है। एक होता है, अगला हम बात करते हैं तो भौतिक पूंजी है। भौतिक पूंजी में यानी कि कैपिटल, फिजिकल कैपिटल हो गया। तो इसमें क्या होता है कि एक होती है अस्थायी पूंजी। जब हम कोई उत्पादन इकाई स्थापित करते हैं तो क्या लाते हैं? मशीनरी, तकनीकी, औजार, टूल्स। ये है, एक बार इसमें निवेश कर दिया जाता है तो ये कई सालों तक ये पूंजी मशीनरी के रूप में यहाँ पर स्थापित रहती है, स्थायी रहती है और ये अपना परिणाम देती रहती है। तो मशीनरी और कल कारखानों में जो तकनीकी रूप में और जो उपकरणों के रूप में जो हम निवेश करते हैं, जो पूंजी लगाते हैं, उसको हम अस्थायी पूंजी के रूप में जानते हैं। और अब इसके बाद कच्चा माल, यानी कि हमने क्या जमीन खरीद लिया, जमीन पर लेबर लगा दिया, मशीनरी खड़ा कर दी। अब हमें जो निर्माण करना है उसका जो रॉ मटेरियल है, गांव से उत्पादित, किसी का से उत्पादित या खनन, माइन से, खनिज से उत्पादित, खनन से उत्पादित जो है, उसका कच्चा माल हमें जरूरत है। और ये भौतिक पूंजी एक बड़ा हिस्सा कच्चे माल में लगती है, जिसको हम बोलते हैं रनिंग कैपिटल, यानी कि कार्यशील पूंजी। यानी कि ये जो कैपिटल होता है, कच्चा माल खरीदेंगे तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन जाएगा मार्केट में, सेल होगा, इनकम होगी और फिर घूम के कहाँ जाएगा? कच्चा माल खरीदा जाएगा। तो प्रोडक्शन हुआ, मार्केट में गया, सेल किया गया, इनकम हुआ और यही इनकम क्या हो गया? इनकम, यही इनकम फिर कच्चा माल के रूप में निवेश हो गया। तो ये एक रनिंग पूंजी बन जाती है, एक रनिंग कैपिटल के रूप में काम करता है। तो देखा, ये भौतिक पूंजी दो प्रकार की होती है। एक अस्थायी पूंजी, जिसके जो हम अपने उत्पादन इकाई में मशीनरी, टूल्स, औजार, उपकरण के रूप में निवेश करते हैं। और एक बार ये पूंजी जब मशीनरी वहाँ स्थापित हो जाती है तो काफ़ी लंबे समय तक अपना परिणाम देती है, अपनी भूमिका निभाती है, इसलिए इसे स्थायी पूंजी कहा जाता है। और ये कच्चा माल, कच्चे माल में जो निवेश करते जाते हैं, यानी कि जब सारी चीज़ें हो गई, अब कच्चा माल जिससे कि हमें अंतिम उत्पादन प्राप्त करना है, लास्ट प्रोडक्शन जो प्राप्त करना है, जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं और बेच सकते हैं, वो प्राप्त करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कच्चा माल खरीदेंगे। और ये जो पूंजी लगती है वो कार्यशील पूंजी कही जाती है, रनिंग पूंजी कही जाती है, रनिंग कैपिटल कही जाती है। जैसे कि कच्चा माल से हमने प्रोडक्शन प्राप्त कर दिया, मार्केट में हम पहुँचे, मार्केट में गए, मार्केट हमने इसको बेचा, सेल किया और फिर से इनकम हुई और वही इनकम हमने फिर से कच्चा माल में निवेश किया और फिर कच्चा माल से प्रोडक्शन, फिर मार्केट, फिर सेल, फिर इनकम। तो ये जो पूंजी लगती है वो रनिंग पूंजी कही जाती है, रनिंग कैपिटल कही जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने सब कुछ कर दिया, कच्चा माल कर दिया, भौतिक पूंजी लगा दी, सब कुछ कर दिया, अगर उस अंतिम उत्पाद का बाजार नहीं है, मार्केट नहीं है, खपत नहीं है, तो क्या हो गया? ये जो उत्पादन का जो उद्देश्य है कि आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करना है, वो अगर इन उत्पादन की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए, ऐसा कुछ उत्पादन करना जो मार्केट में इसका बाजार नहीं है, लोग उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे, कंजप्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आवश्यकता है उस उत्पादन का वो समाप्त हो जाए तो बाजार क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यानी कि और ये सारी चीज़ें, सारी कवायद जो है वो खत्म हो जाएंगी, यूजलेस हो जाएगी। तो सबसे बड़ी अगली बात हो जाती है, महत्वपूर्ण बात हो जाती है उत्पादन के कंपोनेंट का कि बाजार होना चाहिए। तो उत्पादन की इकाई से जितना समीपस्थ, जितना निकट में बाजार होगा, यानी कि उपभोक्ता जितना निकट होंगे उतना ही ज़्यादा इस उत्पादन की का संगठन उतना सफल माना जाएगा। तो हमने चार चीज़ें पढ़ी उत्पादन का संगठन के बारे में कि एक उद्देश्य क्या होता है कि
आर्थिक सभी गतिविधियों का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन से है। और उत्पादन का जो संगठन होता है, पहला भूमि है, दूसरा श्रम है, पढ़े लिखे लोगों का श्रम, और एक अनपढ़ यानी कि फिजिकल लेबर का श्रम। और भौतिक पूंजी में तो पूंजी हमने देखी, मशीनरी अस्थायी पूंजी के रूप में और कच्चा माल शाश्वत पूंजी के रूप में। और चौथा है बाजार, जहाँ हम अंतिम उत्पाद को विक्रय करके उसे इनकम करते हैं और पुनः इसमें कच्चा माल के रूप में निवेश करते हैं। तो ये उत्पादन और संगठन हमने इस टॉपिक पे अध्ययन किया।